नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ विदित क्लासेस। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉइज बेनिफिट यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक चैप्टर है जिसे कहता है एम्प्लॉइज बेनिफिट। AS 15 रिवाइज बाय 2005। ये जो चैप्टर है एम्प्लॉइज को जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ वर्किंग उसके बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन है दैट रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 15, that is employees benefit AS 15 generally deal with all the forms of employee। यानी सभी तरह के एम्प्लॉइज के बारे में होता है। benefits all the forms and consider giving them enterprise in exchange of their service। वो लोग जो भी सेवाएं देते हैं कंपनी में उसके अगेंस्ट में कंपनी जो देती है सैलरी तो देती ही है, इसके साथ साथ वो सर्विस के अगेंस्ट जो कि गवर्नमेंट ने मेंशन किया है वो अलग अलग तरीके के कॉम्पनसेट भी करती है। That is rendered by employee other than the stock compensation for which a separate guidelines note is given। उनका स्टॉक कॉम्पनसेशन जो होता है वो अलग होता है, उसके लिए अलग से गाइडलाइन दी गई है। Many of which were not dealt with by the pre-revised AS 15। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। And the standards address only the accounting for the employees benefit by employers। यानी ये सिर्फ एम्प्लॉयर्स के लिए है जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड मेक फॉर द थिंग्स ऑफ द वेरी क्लियर ऑफ दैट आउटलेट। इसको जरा स्पष्ट करते हैं, यानी पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। द स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू द बेनिफिट प्रोवाइडेड टू ऑल द टाइप ऑफ एम्प्लॉय। सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए है ये, वेदर फुल टाइम एम्प्लॉय हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो या फिर कैजुअल स्टाफ हो, उनके लिए। दूसरी चीज, एम्प्लॉयज बेनिफिट कैन बी पेड इन कैश और इन काइंड। यानी आप उसको कैश में पे कर सकते हो या फिर कैश के अगेंस्ट और कुछ भी देके आप पेमेंट कर सकते हैं। And employees benefit include the benefit provided to the employee and their dependents, their spouse, children and others। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स उसकी फैमिलीज को दी जाती है। तो उसकी पत्नी को या फिर उसके पति को, बच्चों को या फिर और कोई जो भी है उसको दिए जाते हैं। एंड D, the payment can be made directly to the employees, the dependent, or to any other party, for example, insurance company, trust, etc। बहुत सारी जगह पे अगर आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब गिरवी रखा हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी दे सकता है। कोई ट्रस्ट के नाम पे अगर आपकी गाइडलाइन है, बिल किया हुआ है कोई एम्प्लॉय ने तो उसके हिसाब से, या फिर एम्प्लॉय को अगर वही रिटायरमेंट होता है तो उसको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, और अदरवाइज उसके डिपेंडेंट को ये मिल सकता है, यानी और किसी को भी मिल सकता है। ये एम्प्लॉइज बेनिफिट के अंदर होता क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो एम्प्लॉइज बेनिफिट के अंदर इंक्लूड है। फर्स्ट तो होता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉइज बेनिफिट हम किसे कहते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है वेजिस है, सैलरीज आर पेड एनुअल, सैलरीज पेड एनुअल लीव्स, यानी साल के आखिर में आपको जो लीव्स होती है वो लीव्स के पैसे दिए जाते हैं। सिक लीव्स, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस एक्सेट्रा, पेबल विद इन द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर एंड। यानी ईयर एंड होते होते आपको विद इन 12 मंथ्स ये आपको पेमेंट दे दिया जाता है। एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स फॉर द करंट एम्प्लॉइज, और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देते हैं। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या होता है, एक तो हमने सीखा कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट्स, इसमें जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपके रिटायरमेंट के बाद तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एक चीज होती है ग्रेजुइटी, दूसरा है पेंशन, प्रोविडेंट फंड भी दिया जा सकता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल केयर भी दी जाती है। बहुत सारे कंपनीज ऐसी है जो अपने एम्प्लॉय को लाइफ टाइम इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, यानी अगर आप मेडिकल एक्सपेंस कोई भी होता है तो वो भी कंपनी बैर करती है। थर्ड होता है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट के अंदर कौन कौन से पोर्शन आते हैं। एक तो चीज दे रखी है लॉन्ग सर्विस लीव, यानी आपको जॉब में से लंबे अरसे तक की छुट्टी मिल सकती है, यानी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इसके तरह से। या फिर लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, यानी अगर आप काम करते करते डिसेबल हो गए, यानी आपके पैर में मोच आ गई और आपको फ्रैक्चर हो गया तो 2-3 महीने का रेस्ट मिल डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया है तो उसके हिसाब से। या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई या फिर टेम्पररी डिसेबिलिटी हो गई, है ना। परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ऐसे डिसेबल है जैसे उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, आंखें चली गई, वॉट एवर। और टेम्पररी होता है कि जो थोड़े दिनों के बाद वो रिकवर हो जाए। सो बोनस इज नॉट होनली पेबल्स विद इन द 12 मंथ्स फॉर द ईयर एंडेड। यानी बोनस यानी जो बोनस होता है वो नॉट होनली पेबल, पूरे का पूरा नहीं पे करेंगे विद इन द 12 मंथ्स। एंड ये होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में। दूसरा होता है टर्मिनेशन बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल VRS पेमेंट,
यानी वीआरएस का मतलब होता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स। अगर आप अपनी इच्छा से कंपनी छोड़ के चले जाते हो तो उसे कहते हैं टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में भी कंपनी को आपको कोई बेनिफिट्स देने होंगे। द स्टैंडर्ड्स लेड डाउन द रिकॉग्नाइज एंड द मेजरमेंट क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया होता है जो ES 15 के अंदर मेंशन किया गया है। एंड द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द अबव 4 टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयज बेनिफिट सेपरेटली, हर एक के लिए डिस्क्लोजर भी दिखाया जाए। तो ये होते थे हमारे एम्प्लॉयज बेनिफिट के बारे में। अब किस तरह से ये एप्लीकेबल होता है ये जान। सबसे पहले लिखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मेड एप्लीकेबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एज वेल। अलग अलग तरह की डिफरेंट कॉर्पोरेट एंटिटीज में अलग अलग तरह से उसे प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट होता है लेवल 1 एंटिटी होती है, इन इट्स सॉरी इस तरह की एंटिटीज होती है। और दूसरी होती है अदर देन लेवल 1 एंटिटीज, यानी लेवल 1 या अदर देन लेवल 1। ये दोनों एंटिटीज के अंदर किस तरह से आपको डिवाइड किया जाता है। पहली चीज, दैट एवरेज नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर इज 50 और मोर, यानी एक साल के अंदर आपकी कंपनी बड़ी है तो 50 लोगों से ज्यादा एम्प्लॉय आपके पास है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक साल के अंदर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल इन सच एंटरप्राइज एक्सेप्ट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू, यानी ये प्रोविजंस को छोड़ के बाकी सभी जगह पे अप्लाई होता है। Provision relating to recognitions and measurement of the short-term accumulated compensated absence in respect of which employees are not entitled to cash payment for the unused leave at the time of leaving the service। इसका मतलब होता है कि एक recognition measurement of the short-term accumulating compensated absence, यानी आपने जो भी छुट्टी आपको एक साल में मिलती है, हर एक कंपनी के अंदर हर एक एम्प्लॉय को क्या होता है कि अलग अलग तरह की छुट्टियां मिलती है। इसे इसमें होती है, एक होती है CL that is called casual leave, दूसरा होता है PL that is pay leave, तीसरा होता है SL that is sick leave। ये भी ऐसी अलग अलग तरह से आपको लीव्स दी जाती है। तो ये जो लीव्स होती है अगर आप उसको यूज नहीं करते तो वो एक्यूमुलेटेड होती जाती है, यानी कम्बिनेशन एक साल आपने यूज नहीं किया तो अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बात बताई जाती है कि ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे 50 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय है, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन इन अ कंपनी, तो आपको क्या किया जाता है कि जो आपकी जो लीव्स एक्यूमुलेटेड हुई है उसको आप कॉम्पनसेट करोगे तो कैश पेमेंट में नहीं करोगे। दैट इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द कैश पेमेंट फॉर अनयूज्ड लीव, ओके, एट द टाइम ऑफ लीविंग ऑफ सर्विस। आप जॉब जब छोड़ रहे हो तो इसका पैसा आपको कैश में नहीं दिया जाएगा। That is discontinuing the amount payable within the after 12 months of the balance sheet as regarded as the defined contribution plans and the termination plan। यहाँ पे लिखा हुआ डिस्काउंटिंग द अमाउंट पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, यानी 12 महीने के बाद अगर उसको कुछ पेमेंट दिया जाता है आफ्टर 12 मंथ्स, ओके, अब बैलेंस शीट बनने के 12 महीने के बाद अगर आप उसको पेमेंट करते हो ऐसे एम्प्लॉय के जो छोड़ के जा रहे हैं, तो हम उसे कैसे करेंगे, रिगार्डेड डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, उसे डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान के नाम से जाना जाएगा। एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स के अंदर ये सारी चीज लिखी जाएगी। सेकेंड थिंग है हमारे पास, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो रिकॉग्नाइज मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इन द रिस्पेक्ट ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड द अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्लान, यानी दोनों में डिफरेंस कर दिया जाएगा कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। However, such enterprise should provide and disclose an accurate liability in respect of the defined benefit plan and other long-term benefit plan। यानी कंपनी को पता ही होता है कि ये एम्प्लॉइज थोड़े दिनों में के अंदर उनके रिटायरमेंट एज के हिसाब से कितने एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो नियर बाय 60 एज है, कितने एम्प्लॉइज ऐसे हैं कि शॉर्ट पीरियड में उनकी डेथ हो सकती है, ऐसा कुछ भी अगर वो प्रिडिक्ट करने के बाद थोड़ा बहुत अमाउंट वो रिजर्व रखते हैं। So, and the other long-term employees benefit plan as per the actual valuation base। एक मेथड होता है जिसे कहते हैं एक्चुअल वैल्यूएशन, उसके बेस पे या फिर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथ होती है, उसके बेस पे ये लोग काउंट करते हैं। और डिस्काउंट रेट बेस भी होता है और यील्ड ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये अलग अलग होता है कि डिस्काउंट रेट मैथ बेस्ड ऑन द यील्ड ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड के हिसाब से, ये अलग अलग 3 मैथड है जिसके हिसाब से वो लोग वैल्यूएशन करके एक एक्यूरेट लायबिलिटी भी क्रिएट कर रहे हैं जो कि अपनी बैलेंस शीट में दिखाई गई। दूसरी चीज है हमारे पास, अगर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो 50 से कम है, यानी छोटी कंपनी है, तो such entities can be determined and provided the liabilities as an expense।
लायबिलिटी एंड एक्सपेंस दोनों तरीके रख सकते हैं एज रिगार्ड डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स एंड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट। By assuming such benefits are payable to all the employees at the end of the accounting year, यानी साल खत्म होते होते आपको ये पैसा चुका देना। And therefore recognitions, measurement and disclosure principles as laid down in the accounting standards। तो इसे कहाँ डिस्क्लोज करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है और किस तरह से मेजरमेंट करना है, उसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट will not to apply such enterprises। ऐसी कंपनी के अंदर ये अप्रोच अप्लाई नहीं होता जिस तरह से ये नॉर्मल, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स इसका पेमेंट कर दिया जाता है, तो नॉर्मल इसे एक्सपेंस की तरह कंसिडर करते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देखी। ऐसा आगे और भी टॉपिक देखेंगे एम्प्लॉयज बेनिफिट के बारे में।